हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस अडेप्ट में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का 10th क्लास का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स में देख सकते हैं। उसमें मैंने इनके आंसर्स को सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम जो बी सेक्शन है इसका उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 to 50 वर्ड्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको देने होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। तो वो क्या कहता है, अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक एंड नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड। अब वो स्टूडेंट्स ये कह रहा है, आपने देखा होगा जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं यानी चांदी के जो आर्टिकल्स या ज्वेलरी वगैरह होती है वो धीरे धीरे रखने पे ब्लैक हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं और वो ब्लैक क्यों हो जाती है। तो सिंपली ये करोजन का फिनोमिना कहलाता है। और वो ब्लैक इसलिए हो जाती है क्योंकि चांदी एयर के अंदर जो भी गैसेस हैं, मॉइस्चर हैं, वो उनसे रिएक्ट करती है। सिल्वर बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे कि वो एक ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर बन जाती है। तो स्क्रीन के ऊपर आप आंसर्स देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। What will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? ये लाइफ प्रोसेस के चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। स्टमक के अंदर एक इंटरनल लाइनिंग म्यूकस की होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, और ये जो म्यूकस की लाइनिंग है ये HCl के अटैक से स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करती है। तो अगर ये लाइनिंग नहीं होगी तो जो HCl है वो स्टमक की वॉल को इरोड करेगा और जिससे एसिडिटी और अल्सर हो सकता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का स्लो होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं और एयर से ब्रीथ करते हैं, और एयर में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली काफी है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर। इसलिए पानी के अंदर थोड़ी ऑक्सीजन होने की वजह से उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी ब्रीथ करते हैं। तो आंसर आप लिख सकते हैं, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. So to meet the oxygen need, aquatic animals breathe faster to intake more ऑक्सीजन। अब 23rd का और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये आपकी बुक्स में फिगर 6.8 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको फिगर 6.8 ठीक से लर्न होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। और ग्लूकोज ऑफ ब्रेकडाउन का जो पूरा प्रोसेस है उसे आप अच्छी तरह से याद कर लें तो बेटर है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है जिसको पायरूवेट कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पायरूवेट आएगा। यहाँ पर एक देख सकते हैं आप एरो के ऊपर लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। रेस्पिरेशन 3 तरह की होती है, एक एरोबिक, एक एनाएरोबिक और एक जिसमें पार्शियल ऑक्सीजन होती है। लेकिन यहाँ क्लियरली ये बता रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम आते हैं 24th क्वेश्चन पे। व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, प्लेन मिरर्स के अंदर मैग्निफिकेशन नहीं होती और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हुई नहीं, तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, सिंस देयर इज नो मैग्निफिकेशन सो हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hence the value of m is always 1. अब फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ड्रॉ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। इसके अंदर बेटा आपकी बुक्स के अंदर जो फिगर 11.4 है वो आपको ड्रॉ करनी है। इसमें आप एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। उस ट्रायंगल में एक इंसिडेंट रे बनाएंगे जिसको आप नेम देंगे PQ। जब वो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी उसे नेम कर दीजिए E। जब वो प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो थोड़ी सी अपने पास से डेविएट हो जाती है, तो EF हम वो डेविएटेड रे बनाएंगे और वहां से फिर वो बाहर निकलती है, वो है इमर्जेंट रे। उस इमर्जेंट रे को हम नाम दे देते हैं RS। अब जब हम इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं
तो वो एक पॉइंट पे मीट होते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं G। नाउ द एंगल फॉर्म बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे थ्रू द प्रिज्म दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ नीचे फिगर के अंदर आप सारी रेज और सारे एंगल्स को नेम भी कर सकते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट देखते हैं। What happens when a narrow beam of monochromatic light passes through a glass slab and glass prism? इसमें स्टूडेंट्स आप ये आंसर बताएंगे कि जब कोई भी लाइट ग्लास स्लैब से पास हो या ग्लास प्रिज्म से पास हो, दोनों ही लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती हैं स्लैब के अंदर जाके जब वो एयर से डेंसर मीडियम में जाती हैं, यानी कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती हैं। लेकिन स्लैब के अंदर जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है और प्रिज्म के अंदर इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे और आने वाली वीडियो में मैं इसका सेक्शन सी डिस्कस करूंगी जिसे मैं जल्दी ही डालने जा रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।